Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। चैप्टर 8 लर्निंग का हमारा स्टार्ट है, जिसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पे कंडीशनिंग थी, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स, टाइप्स, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड थर्ड टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें आता है इम्प्रिंटिंग। सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे इनसाइट लर्निंग, सेकंड पे लेटेंट लर्निंग एंड थर्ड पे हम पढ़ेंगे इमिटेटिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। Cognitive learning proposes that learner utilizes mental process and memory to make decision about behavior। कि लर्नर जो होता है ना, वो मेंटल प्रोसेसेस और मेमोरी को यूटिलाइज़ करता है किसी भी बिहेवियर के बारे में डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे कॉग्निशंस की बात होगी तो मतलब वहाँ पे हम लोग थॉट्स के बारे में या मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेंड टू डेवलप एक्सपेक्टेशंस दैट वन इवेंट विल फॉलो बाय अनदर। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को फॉलो करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि इन अदर वर्ड्स अ पर्सन और एनिमल लर्न्स न्यू रिलेशनशिप्स एंड एसोसिएशंस अमंग इवेंट्स सिंपली एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस दिस इवेंट्स। कि इंसान या जानवर इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद इवेंट्स के दरमियान में न्यू रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको याद हो तो हमने एसोसिएशन की बात की थी कि लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएट करना सीखता है इंडिविजुअल या एनिमल। तो यहाँ पे भी कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग न्यू रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस बना लेते हैं जब हम इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। Next is psychologists do not deny the importance of classical and operant conditioning. They have developed cognitive learning in terms of thought process or cognition that underlies it. Cognitive learning proposes that the learner utilizes mental structure, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ कॉग्निशन की बात होगी तो वहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस एंड मेमोरी की बात होगी टू मेक डिसीजन अबाउट बिहेवियर। Thus cognitive learning theory is the study of thought processes that underlie learning. Some kinds of cognitive learning are insight learning, latent learning एंड द थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेटिंग भी इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं इनसाइट लर्निंग। कोहलर अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, यानी कोहलर जो है वो एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, मेंटेन्ड डैट लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉग्निशन। इसके अकॉर्डिंग लर्निंग में हमारी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती हैं, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग। डैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग, यानी किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड देना करना और फिर उसको एक मीनिंग देना। ही बिलीव डैट लर्निंग इज़ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल रिकग्निशन या रीऑर्गेनाइजेशन एंड डैट इट डजेंट ऑलवेज अकर ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि इनसाइट लर्निंग में मेंटल रीअरेंजमेंट या मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग होती है। इससे भी आसान वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो सडन रियलाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विदाउट कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। हम कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि हमें एकदम से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, तो इसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। आगे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, यानी कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, a chimpanzee was confined in a cage with a banana placed outside some distance away। एक चिंपैंजी को उसने एक केज में रखा, पिंजरे में रखा और उसने थोड़े से फासले पे कुछ बनाना रख दिए। इनसाइड द केज देयर वर टू स्टिक्स सो फैशन दैट द एंड ऑफ द वन could be inserted into the end of the other to make one long stick, ठीक है। अब दो स्टिक्स थी, उन दो स्टिक्स को अगर एक दूसरे में इंसर्ट किया जाए तो एक लॉन्ग स्टिक बन जाती थी। नीदर स्टिक बाई इटसेल्फ वॉज ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू रीच द बनाना। एक जो है स्टिक की इतनी लेंथ नहीं थी कि वो बनाना तक पहुंच सके, बट व्हेन बोथ वर यूज्ड टुगेदर एज अ सिंगल लॉन्ग स्टिक द बनाना कुड बी पुल्ड टू द केज। लेकिन जब आप उन दोनों स्टिक्स को एक दूसरे में इंसर्ट करते हैं तो वो एक लॉन्ग स्टिक बन जाती है, जिसकी मदद से बनाना को जो चिंपैंजी है वो अपनी तरफ खींच सकता है।
कोहलर ऑब्जर्व दैट द एनिमल एट फर्स्ट ट्राई टू रीच थ्रू द बार्स टू द बनाना। ठीक है, चिंपैंजी ने कोहलर ने अब ये ऑब्जर्व किया कि स्टार्ट में एनिमल कोशिश करता है कि वो बनाना तक पहुंच जाए, नॉट सक्सीडेड एट दिस, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ टाइम या कुछ मिनट गुजरने के बाद, वन ऑफ द स्टिक्स वॉज एम्प्लॉयड बट दिस टू फेल्ड। एक स्टिक से उसने कोशिश की लेकिन वो बनाना तक नहीं पहुंच सकी। देन अ साइलेंट पीरियड फॉलोड। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम गुजरा। सडनली द एनिमल सीज द स्टिक्स, इंसर्टेड वन इन द अदर एंड स्क्योर्ड द बनाना। ठीक है, वो फिर दोनों स्टिक को एक दूसरे में इंसर्ट करता है और एक लंबी स्टिक बना लेता है। कोहलर यूज द टर्म इनसाइट टू रेफर टू द सडन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू परसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्ड, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट अपीयर्स टू बी इनसाइट। तो फिर थोड़ी देर एक्सपीरियंस करने के बाद फ़ौरन से उसके माइंड में आ गया कि उसने स्टिक्स को इस तरह से जोड़ना है। जब स्टिक्स को उसने जोड़ा तो उसने बनाना जो है वो अपनी तरफ पुल कर लिया। तो इस चीज़ को कोहलर ने इनसाइट का मीनिंग दिया है कि सडन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम थ्रू परसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यानी हम एसोसिएशन बना के चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। मेंटल थॉट्स और मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेटेंट लर्निंग। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है, यानी कोई चीज़, वो चीज़ जो हिडन होती है, सामने शो नहीं होती, उसको हम लेटेंट कहते हैं। एंड दस लेटेंट लर्निंग इज़ लर्निंग दैट अकर्स बट इज़ नॉट एविडेंट इन बिहेवियर अंटिल लेटर। ठीक है, वो बिहेवियर में एविडेंट नहीं होती, शो नहीं होती, बल्कि हिडन होती है। वन कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस आर फेवरेबल, और वो तभी ओपन होगी, तभी हमें नज़र आती है जब उसकी कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होती हैं। ठीक है, तो हिडन मीन्स छुपी हुई होती हैं वो। लेटेंट लर्निंग इज said to occur without reinforcement for particular responses, seems to involve changes in the way in which information is processed। और उसके लिए, लेटेंट लर्निंग के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब उसकी ज़रूरत होती है वो खुद ब खुद अपीयर हो जाती है, सामने आ जाती है। इन वन एक्सपेरिमेंट, टॉलमेंट एंड हॉन्जिक, 3 groups of rats were run through a complex maze on 17 consecutive days. One group received no food reinforcement upon reaching the end of the maze and performed poorly throughout the experiment. The second group always received reinforcement and continued to improve throughout the study. The third group didn't receive reinforcement for the first 10 days but were always reinforced for the last 7 days. This group did poorly the first 10 days, but as soon as they began to receive reinforcement, they did as well as the second group that was always reinforcement. अब एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये मेज़ है, इसको आप पज़ल बॉक्स भी कह सकते हैं। डे हमारे पास बताया उसने कि 17 डेज़ हैं। 3 ग्रुप ऑफ रैट्स थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। फर्स्ट पे हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 को 17 डेज़ तक कोई फूड नहीं प्रोवाइड किया गया था, बल्कि उनको सिंपल मेज़ में रख दिया गया था कि उन्होंने एंड पॉइंट तक पहुंचना है। तो एज़ अ रिज़ल्ट जब उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कोई फूड नहीं मिल रहा, तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर रही। सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो सेकंड ग्रुप को 17 डेज़ कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्समेंट दिया गया। जब भी वो टास्क कंप्लीट कर लेते थे, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुई, या थ्रू आउट 17 डेज़ जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद ग्रुप 3 आ जाता है। ग्रुप 3 को फर्स्ट 10 डेज़ तक कोई भी फूड नहीं प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से उन्होंने पुअर परफॉर्म किया। लेकिन जब लास्ट 7 डेज़ थे, उसमें उनको फूड प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो समरी क्या हुई कि ग्रुप 1 को कोई फूड नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से उसने पुअर परफॉर्म की। ग्रुप 2 को थ्रू आउट मोटिवेशन फूड प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की। ग्रुप 3 को फर्स्ट 10 डेज़ में फूड नहीं प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी। लेकिन लास्ट 7 डेज़ में जब उनको फूड प्रोवाइड किया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
तो ग्रुप थर्ड के बारे में टॉलमैन ने क्या आर्ग्यू किया, डैट दिस थर्ड ग्रुप हैड लर्न द मेज़। उन्होंने मेज़ को लर्न तो कर लिया बट हैड नॉट शोन इट अंटिल मोटिवेटेड। लेकिन तब तक उन्होंने शो नहीं किया जब तक कि उनको फूड प्रोवाइड नहीं किया गया। दीज रैट्स शोड लेटेंट लर्निंग, और इन रैट्स ने लेटेंट लर्निंग को शो किया। टॉलमैन कंक्लूडेड, उसने अखज़ क्या किया, नतीजा क्या निकाला, दैट द रैट्स हैड डेवलप्ड कॉग्निटिव और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेज़। ठीक है, कि रैट्स ने जो है वो मेज़ की कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर ली, या कॉग्निटिव या मेंटल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कर ली थी, लेकिन तब तक उन्होंने शो नहीं की जब तक कि उनको फूड प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बना के आप इसको क्लियर कट करके लिख सकते हो, बजाय इसके कि उसके बाद आप फिर पैराग्राफ में लिखो ताकि एग्जामिनर को ईज़िली समझ आ जाए। People to develop cognitive map of their surroundings such as direction we might give someone unfamiliar with an area। ठीक है, कोई भी इंसान है अनफेमिलियर है किसी एरिया के बारे में, लेकिन हम उसको इजीली कॉग्निटिव मैप्स को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्न राइट एट द स्टॉप साइन, मेक अ लेफ्ट एट द ब्रिज एंड देन गो टू द हिल। इन दिस वे वी डेवलप आवर कॉग्निटिव मैप्स थ्रू लेटेंट लर्निंग। ठीक है, तो हिडन लर्निंग के ज़रिए हम कॉग्निटिव मैपिंग कर लेते हैं। In short, latent learning is a hidden learning in which a new behavior is acquired। Hidden learning होती है जिसमें एक नया behavior acquire किया जाता है, हासिल किया जाता है, सीख लिया जाता है, but not really demonstrated until reinforcement is provided। और तब तक हम उसको शो नहीं करते, demonstrate नहीं करते जब तक कोई उसको reinforce नहीं किया जाता। ठीक है, हो सकता है हमने इससे पहले किसी को इस तरह से रास्ता ना बताया हो, लेकिन जब आके हमसे किसी ने पूछा तो फ़ौरन से हमने कॉग्निटिव मैपिंग की और उसको बताया कि पहले लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर आपका स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको मॉडलिंग भी कहा जाता है और इमिटेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग होगा कि किसी भी चीज़ को नकल करके वही बिहेवियर को शो करना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बेंडोरा एंड कोलीग्स, अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, कि इंडिविजुअल का मेजर पार्ट ऑफ लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है, यानी लोग दूसरों को ऑब्जर्व कर से के सीखते हैं। वी दे डिफाइन एज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, अ मॉडल। ठीक है, वो कोई भी मॉडल हो सकता है। बेंडोरा डेमोन्स्ट्रेटेड रेदर ड्रामेटिकली द एबिलिटी ऑफ मॉडल्स टू स्टिमुलेट लर्निंग इन व्हाट इज नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। Young children saw a movie of an adult wildly hitting a tall, inflatable punching toy. Later, the children were given the opportunity to play with the toy themselves, and sure enough, they displayed the same kind of behavior, in some cases mimicking the aggressive behavior almost identical। ठीक है, उन्हें एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बच्चों को जो है एक मूवी दिखाई गई, जिसमें बच्चे जो हैं किसी भी टॉय टॉय को जो है वो हिट कर रहा होता है। फिर बाद में जब बच्चे को अपॉर्च्युनिटी दी जाती है उस टॉय से खेलने की, तो बच्चा सेम बिहेवियर शो करता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसी तरह उसको हिट करता है टॉय को जिस तरह से उसने मूवी में देखा होता है। अकॉर्डिंग टू बेंडोरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टेक प्लेस इन 4 स्टेप्स। ठीक है, अब उसने कहा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो 4 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट पे क्या है, पेइंग अटेंशन एंड परसीविंग द मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ अनदर पर्सन्स बिहेवियर। अटेंशन देना, और अटेंशन देने के बाद दूसरे पर्सन के बिहेवियर को अच्छे से परसीव करना। सेकंड पे क्या है, रिमेंबरिंग द बिहेवियर, फिर उस बिहेवियर को परसीव करने के बाद याद रखना। थर्ड पे क्या है, रिप्रोड्यूस सीइंग द एक्शन, और उसको रिप्रोड्यूस करना, एंड बीइंग मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैरी आउट द बिहेवियर, उसको लर्न करने के लिए मोटिवेट होना और फिर उस बिहेवियर को शो करना। ठीक है, पहले अटेंशन दी, रिसीव परसीव किया, उसको याद रखा, याद रखने के बाद रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद उस एक्शन को शो करना। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सीखते हैं या टेक प्लेस होती है। बेंडोरा सजेस्टेड डैट मैनी काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बेंडोरा कहता है कि बहुत से काइंड ऑफ बिहेवियर्स जो हैं वो हम दूसरों से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन ऑफन लर्न अप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन और इमिटेटिंग या इमिटेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, बहुत से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं। Modern psychologists have come to view imitation and modeling as a result of an innate capacity possessed by certain animal species, human beings included. These animal species are said
to have an innate ability to perceive the behavior of others and to reproduce that behavior। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुदरती तौर पे या इननेट कैपेसिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है कि वह दूसरों को के बिहेवियर को परसीव कर लेते हैं और फिर वैसा ही बिहेव भी करते हैं। ठीक है, जिस तरह मिमिक्री होती है कि कोई इमरान खान की नकल उतार रहा है, कोई नवाज़ शरीफ की उतार रहा है। और एक पर्सन ऐसा है भी जो काफ़ी फ़ेमस हुआ था कि वो हर सेलिब्रिटी की जो है वो मिमिक्री कर लेते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों में इन्नेट एबिलिटी होती है, कुदरती तौर पे सलाहियत होती है कि वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके और सेम वैसा ही परफ़ॉर्म भी करते हैं। एक सिंपल बात क्या होगी कि बच्चा जो कुछ देख रहा है, अगर पेरेंट्स उसके सॉफ्ट हैं तो वो सॉफ्ट दूसरे बच्चों के साथ भी सॉफ्ट रहेगा, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स एग्रेसिव हैं तो वो दूसरे बच्चों के साथ भी एग्रेसिव ही रहेगा। ठीक है? और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मिमिक्री जो है वो या कॉपी करने की सलाहियत जो है वो हमारे अंदर इन्नेट होती है और फिर हम वैसा ही बिहेवियर शो भी कर लेते हैं। तो हर चीज़ के पॉज़िटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। Imitative behavior is a key to understanding such important human psychological phenomena। ठीक है, की है इमिटेटिंग बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए। एज लैंग्वेज लर्निंग, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट आल्सो प्लेज अ रोल इन सर्टेन काइंड्स ऑफ थेरेपी फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। इन शॉर्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, वो लर्निंग जिसमें दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखा जाता है उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। Next is imprinting. Imprinting is a special form of learning in which hereditary mechanism determine the time of appearance and general nature of the behavior. The phenomena of imprinting was first described by a British naturalist named D.A. Sapling, who had noticed that newly chicks follow the first moving object to which they are exposed, with the resulting unmodifiable fixation of this instinct response। ठीक है, यानी चिक्स के बच्चे जैसे ही वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट नज़र आता है उनको लगता है कि यही उनके मदर है। लॉरेंस द फर्स्ट to call this learning imprinting pointed out that certain kinds of animals have an innate tendency to follow the first moving object that cross their visual fields during some period of time soon after birth। लॉरेंस ने इस टाइप ऑफ लर्निंग को इम्प्रिंटिंग कहा। उसने कहा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो उनकी बर्थ होती है तो जैसे ही वो फर्स्ट उनको जो मूविंग ऑब्जेक्ट नज़र आता है जो उनकी आंखों के सामने से गुजरता है उसी को वो कहते हैं कि हमने इसी को फॉलो करना है। लॉरेंस एंड डिस्क्राइब्ड इट एज एन इनबॉर्न बिहेवियर। उसने क्या कहा कि ये इनबॉर्न बिहेवियर होता है जो कि होता है दैट अकर्स ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड अर्ली इन द एनिमल्स लाइफ। और ये एनिमल्स की लाइफ में एक क्रिटिकल पीरियड होता है। इम्प्रिंटिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड द रिस्पॉन्स बाय मेकिंग हिमसेल्फ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बेबी डग सा आफ्टर बर्थ। तो मतलब क्या हुआ कि एक एनिमल की लाइफ में क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें वो बर्थ होते ही दुनिया में आते ही उस चीज़ को फॉलो करने लग जाता है जो सबसे पहले उसको मूव होती नज़र आती है। He published a most convincing film showing ducklings following him as he walked and swam. He called the phenomena imprinting adaptive. Following the mother ensures protection and care. It was later thought that newborns may become attached to their mothers through a similar process. During a short time early in life, it was proposed infants form a permanent attachment to another person, usually the mother। और फिर जब वो उसी तरह उस चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं, इम्प्रिंट करते हैं, तो फिर जब उनको पता चलता है कि ये फिर उनकी मदर जब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो फिर वो अपनी मदर से अटैच होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग की एग्ज़ाम्पल भी है कि किस तरह से न्यूबॉर्न जो है वो अपनी मदर के साथ अटैच हो जाता है। इस हाइपोथेसिस ने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया, जिसके बाद उन्होंने पेरेंट चाइल्ड पे रिसर्च स्टार्ट की। Imprinting is highly adaptive for the species. The babies need to stay close to the mother for protection and to learn species identification। ठीक है, इम्प्रिंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मदर के करीब रहते हैं, प्रोटेक्शन फील होती है और सबसे बढ़ के वो स्पेशीज़ को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। इम्प्रिंटिंग को अगर समराइज़ करें तो यूजुअली द फर्स्ट ऑब्जेक्ट अ यंग एनिमल सीज इज़ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, एनिमल जैसे ही
आता है, अंडे से बाहर आता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जैसे ही वो देखता है तो वो उसको पेरेंट कंसीडर करता है। इम्प्रिंटिंग ऑन द पेरेंट अलाउ द यंग एनिमल टू फॉलो इट्स पेरेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज, और वो अर्ली एज से ही अपने पेरेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो साइड पे ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। पेरेंट्स मीन फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड शेल्टर, ठीक है? पेरेंट क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। इम्प्रिंटिंग देयरफॉर इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर द एनिमल, और एज अ रिजल्ट सर्वाइवल ऑफ एनिमल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसने वर्ल्ड में आते साथ ही अपनी मदर को देखा, तो उन्होंने उसके पीछे ही चलना स्टार्ट कर दिया। अब क्रिटिकल पीरियड से क्या मुराद है कि यहाँ पे अगर डक एज़ अ पेरेंट के बजाय कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट होता, उन्होंने उसके पीछे चलना शुरू कर देता था, लेकिन जब वो उसको फूड नहीं प्रोवाइड कर रही, केयर नहीं कर रही, तो वो एनिमल जो है वो उस क्रिटिकल पीरियड से बाहर आएगा और फिर अपनी मदर को इम्प्रिंट करेगा। इम्प्रिंटिंग द प्रोसेस वेयर यंग एनिमल्स बॉन्ड विद एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हु आर नॉट नेसेसरली देयर पेरेंट्स, ठीक है? एनिमल से बॉन्ड करेगा, ह्यूमन से भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स ही हों। यंग एनिमल्स में आल्सो इम्प्रिंट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो यंग एनिमल जो हैं वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी इम्प्रिंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसके पीछे चलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना लर्निंग का चैप्टर जो है वो एंड कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, और कॉग्निटिव में इम्प्रिंटिंग, मॉडलिंग, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, आप कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।